जय हिंद, नमस्ते, सलाम। मैं आपका प्यारा डॉक्टर हरिंदर कुमार हिंदी की कक्षा में इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स को बहुत पसंद किया, बहुत प्रेम दिया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बच्चों, आज हमने जिस इकाई पर बातचीत करनी है, जिस इकाई पर चर्चा करनी है, वो है इकाई 7, जिसका कोर्स कोड है BHDLA 137। BHDLA 137 की इकाई 7 पत्र लेखन औपचारिक, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इस इकाई में पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार, पत्रों के विभिन्न प्रकार, औपचारिक पत्रों के प्रकार, संपादक के नाम जो पत्र हम लिखते हैं वह, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी पत्र किसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कौन से कहलाते हैं, औपचारिक पत्र कौन से हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार क्या होता है? बेटे ध्यान से सुनना। लेखन की अन्य विधाओं से पत्र लेखन इस दृष्टि से भिन्न है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति या हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से उससे जुड़ा होता है। पत्र के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो संप्रेषण है या जो भाषा है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो पत्रों में भी, चाहे वो औपचारिक पत्र हों या अनौपचारिक पत्र हों, पत्रों में भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात पत्र के माध्यम से हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन से अपना संदेश, अपना मंतव्य, अपना समाचार हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और उस सामग्री में झांककर हमें उस लेखक के व्यक्तित्व को समझने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार। सभी प्रकार के पत्रों को अगर हम सामान्यतः कहें या सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पत्रों को, सभी प्रकार के पत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से बेटे? एक तो औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, दो भागों में पत्रों को हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का अर्थ है सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए वे सरकारी और गैर सरकारी पत्र जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लो कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या है। बेटे सरकारी और कार्यालय स्तर पर किसी सरकारी महकमे का, है ना, किसी सरकारी विभाग का या किसी जो कार्यालय स्तर पर हम पत्र लिखते हैं, उसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने विभाग के किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिखना है, तो वहाँ आप महोदय, श्रीमान, श्रीमती जी, है ना, तो उसको अच्छे जो शब्दों से उसको संबोधन आप करोगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ, इसके विपरीत अनौपचारिक पत्रों में मान लो आप अपने किसी दोस्त को, भाई बहन को, सहेली को पत्र लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है,
तो ये अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में। अब बेटे बात करते हैं कि औपचारिक पत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस तरह के पत्र जो हैं जिनको हम औपचारिक पत्र बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटे आता है जैसे आवेदन पत्र। हमने किसी को आवेदन करना है ना, हमने कोई नौकरी के लिए आवेदन करना है, हमने अपनी गली मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम कार्यालय को आवेदन करना है ना, या हमारे एरिया में लाइट की सही व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमने एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके साथ साथ शुल्क की जो मुक्ति है उसके लिए भी हम प्रार्थना पत्र इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने किसी प्रकार की कोई सामग्री मंगवानी है किसी से, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कोई पुस्तकें किसी पब्लिशर से वो कुछ पुस्तकें मंगवानी है ना, या मैंने किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, या मैंने किसी की कोई शिकायत करनी है, किसी अधिकारी की कोई शिकायत करनी है, या किसी प्रकार के व्यावसायिक पत्र है ना, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र। तो ऐसे सब जो पत्रों के प्रारूप हैं उनको हम औपचारिक पत्रों के अंतर्गत रख सकते हैं। औपचारिक पत्रों में बेटे औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। औपचारिक शब्द के मूल में उपचार शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यवस्था। अर्थात औपचारिक पत्र में एक प्रकार की व्यवस्था होती है। यह पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने कार्यालय के किसी बड़े अधिकारी को, अपने विभाग के किसी बड़े अधिकारी को, या किसी दूसरे कार्यालय के किसी अधिकारी को, है ना, या वो अधिकारी ना भी हों, हम उसे ना भी जानते हों, है ना, हम सामान्य जन हैं लेकिन हम किसी की शिकायत करना चाहते हैं या किसी के अच्छे काम की तारीफ करना चाहते हैं, तो ऐसे सब पत्र जो हैं जहां हमारा व्यक्तिगत संबंध ना हो, वह सभी पत्र जो है वह औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सरल, सहज व शिष्ट होती है, ठीक है। ऐसे पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए। भले ही हम किसी के लिए शिकायती ही पत्र क्यों ना लिख रहे हो, ठीक है। मान लो हमारे जो एरिया का जो नगर निगम कर्मचारी है वो अपना काम अच्छे से सही नहीं कर रहा, तो मैंने उसकी शिकायत करनी है, लेकिन शिकायत करते हुए भी मैंने ऐसी शब्दावली का चयन करना है जो पढ़ने वाले को भद्दी ना लगे, बुरी ना लगे, ठीक है। भले ही मैं शिकायत कर रहा हूँ लेकिन मेरी भाषा, मेरी शब्दावली, मेरे शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को बुरा ना लगे। औपचारिक पत्रों में भाषा ही नहीं, शैली व संरचना का महत्व भी बना रहता है। बड़े बड़े श्लिष्ट और उसके स्थान पर अगर हम सरल शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है, पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति, तो पत्र अगर आसान भाषा में लिखा होगा, सरल भाषा में लिखा होगा, है ना, तो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, उसको बात को समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ एक बात मैं और आप लोगों को आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ऐसे पत्रों में विषय जो है वो बिल्कुल सहज, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात विषय जो है वो घुमावदार नहीं होना चाहिए, पेचीदा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार भाषा जो है, पत्र की भाषा जो है वह भी बिल्कुल सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें बहुत बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए, ठीक है। पत्र की भाषा का गुण ही उसको प्रभावी बनाता है। तो जितनी भाषा हमारी अच्छी होगी उतना ही हमारा पत्र जो है वह प्रभावशाली बन जाएगा। साथ ही उस निर्देश, आदेश, संदेश को वह पाठक तक पहुंचाता है जो लेखक संप्रेषित करना चाहता है। औपचारिक पत्रों को कई कोटियों में बेटे रखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले इसकी कुछ कोटियां बताई हैं कि कैसे कैसे हम जो आवेदन पत्र हैं, निमंत्रण पत्र हैं, है ना, और किसी के शिकायती पत्र हैं, तो इसकी जो कोटियां हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन पत्र क्या होते हैं।
आवेदन पत्र क्या होते हैं। तो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है, दो प्रकार के आवेदन, हम किसी से आवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, है ना, निवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे पत्र होते हैं जिनमें पत्र लिखने वाला किसी बात के लिए उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण देकर समझाया, मैं किसी इंटरव्यू के लिए मैं कोई पत्र लिखना चाहता हूँ, है ना, किसी नौकरी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, नौकरियाँ निकली हैं तो मैं उसके लिए आवेदन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के जो पत्र हैं उसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो हम जैसे जिस अधिकारी को, जिस कार्यालय को, जिस विभाग को हमने पत्र भेजना है उनका पता, फिर हमारा सेवा में महोदय या जिसका भी नाम, अगर आपके पास नाम है, डायरेक्टर भाषा विभाग या डायरेक्टर हिंदी संस्थान, तो जो भी आप वहाँ लिखना चाहते हो, जहाँ भी आप आवेदन पत्र भेजना चाहते हो, जिस अधिकारी को आप आवेदन पत्र भेजना चाहते हो वो, और उसके बाद जो न्यूज़पेपर की, अखबार की, जहाँ पर विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन का अगर कोई नंबर है ना, तो उस विज्ञापन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आप वहाँ दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका विषय, ठीक है। तो ये जो प्रारूप है कि कैसे हमने आवेदन पत्र देना है, ये जो इग्नो के सेंटर द्वारा आपको बेटे नोट्स भेजे गए हैं, उस सब में यह प्रारूप दिया गया है, आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आपको समझ आ जाएगा, और वहाँ भी आपको अलग अलग तरह के आवेदन पत्र कैसे लिखना है, किसी को निमंत्रण पत्र कैसे लिखना है, उसके आपको अलग अलग तरह के प्रारूप जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप वहाँ से अच्छे से इस बात को देख सकते हो कि हमने आवेदन पत्र या दूसरे पत्र जो हैं वो किस तरह से लिखने हैं। और नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजे जाते। आजकल जो नया दौर चल रहा है उसमें क्या है, ये एक नया रूप है, ये एक नया रूप है। बात वही है आवेदन ही, लेकिन उसको एक फॉर्म बना दिया गया है ना। हम कहते हैं ना कि नौकरी के लिए हमने फार्म भरना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपसे संबंधित है ना वो सारी जानकारी उन्होंने उस फार्म में मांग ली है। जिस भी विभाग ने नौकरियां निकाली हैं या साक्षात्कार के लिए जो फार्म आपने भरना है, उसमें आपसे संबंधित सारी जानकारी जो है वो मांग ली जाती है। तो ये आजकल का जो नया दौर है उसमें आवेदन जो है इस प्रकार से भी होता है। इसके अलावा कुछ और फील्ड हैं बेटे, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जहां हम इन पत्रों का, औपचारिक पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर विद्यार्थी ने स्कूल से छुट्टी लेनी है, कॉलेज से छुट्टी लेनी है, तो वह प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए लिखेगा, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखेगा। इसी प्रकार अगर किसी अधिकारी ने अपने कार्यालय से छुट्टी लेनी है, अपने विभाग से छुट्टी लेनी है, उसे 1 दिन की, 2 दिन की या 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वह अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अपने उच्च अधिकारी को लिखेगा। इसी प्रकार अगर हमने किसी से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है ना, किसी से कोई लेन देन करना है, किसी से हमें सहायता चाहिए, तो वहाँ भी हम इस प्रकार के पत्रों को शामिल औपचारिक पत्रों में करते हैं। फिर शुल्क मुक्ति के लिए, है ना, ऋण मुक्ति के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी से कोई सामग्री, कोई पुस्तकें मंगवानी है, किसी से कोई सामग्री मंगवानी है ना, किसी कंपनी से हमने कोई चीज़ मंगवानी है तो उसके लिए, या किसी को हमने कुछ भेजना है उसके लिए भी जो पत्र लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को हम औपचारिक पत्रों में शामिल करते हैं। औपचारिक पत्रों में जो है निम्नलिखित भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं जिसको पत्र लिखा जा रहा है। इसके मूलतः 3 और 4 भाग होते हैं। जैसे पहले है कि किसको पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, ये तो होगा ही ना कि जिसको भी अधिकारी को मैं पत्र भेजना चाहता हूँ। मान लो मैं अवकाश का पत्र, मैंने अवकाश लेना है, तो अवकाश के लिए पत्र मैं किसको भेजूंगा, अपने से उच्च अधिकारी अर्थात मेरे प्रिंसिपल को, है ना।
तो उसका नाम, उसका पद और उसका पता। फिर संबोधन, है ना, सेवा में प्रिंसिपल साहिबा या प्रिंसिपल साहब, एसडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, या जो भी आपके स्कूल या कॉलेज का नाम है या जो भी आपके कार्यालय या विभाग का नाम है। फिर उसके बाद आता है पत्र का मूल भाग, जिसमें वह संदेश होता है जिसे आप भेजना चाहते हो। ठीक है, इसे पत्र का मध्य भाग भी कह सकते हैं, मूल भाग भी कह सकते हैं। यहाँ पर वो बात लिखी जाती है जो आप दूसरे अधिकारी को या अपने से बड़े अधिकारी को या दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो। ठीक है, और ये भी जो है, ये संदेश आप कैसा भेजना चाहते हो उसके अनुसार ही आप भाषा का चयन जो है वो करते हो। ठीक है, उसके बाद प्रेषक। प्रेषक अर्थात जो भेजने वाला है। भेजने वाला कौन है? आप अपना नाम, अपना पता, अपना टेलीफोन नंबर वगैरह जो है वो सब वहाँ पर लिखते हो। और इसके साथ दिनांक और स्थान भी हम लिख सकते हैं। और साथ में एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और बेटे ध्यान में रखना है कि अगर आप उस पत्र के साथ कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो तो उन डॉक्यूमेंट्स का वेरवा भी आपने यहाँ पर अपने पत्र में देना आवश्यक करना है। तो यहाँ पर हम कैसे उसका वेरवा देंगे? तो हम पत्र के इस तरफ संलग्न अर्थात जो कागज इसके साथ, जो पेपर्स इसके साथ लगाए गए हैं वो हमने कौन कौन से हैं, तो जैसे अगर आप कहीं आवेदन कर रहे हो तो आप अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, बीए का सर्टिफिकेट, स्नातक का सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तो जो भी कागज़ आप उसके साथ लगा रहे हो वो सब यहाँ पर आप बता सकते हो कि संलग्न में ये कागज़ हमने इसके साथ लगाए हैं। और कभी कभी जो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको भी हम औपचारिक पत्रों में शामिल कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ सार्वजनिक कार्यों के लिए, जैसे मैं कहूँ कि मोहल्ले की सफाई करवानी है ना, मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स सारी खराब हैं, तो उसके लिए हमने एक पत्र, जो नगर निगम अधिकारी है उसको हमने लिखा कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे एरिया का नाम ये है, हमारे घर का नंबर ये है, तो उसके साथ हम कहते हैं कि हमारे इस मोहल्ले में, पूरे एरिया में सफाई जो है कुछ दिनों से ठीक नहीं हो रही। तो ऐसे पत्रों को भी हम क्या करते हैं, औपचारिक पत्रों में शामिल करते हैं। कोई ग्राम सभा या पंचायत के प्रधान को हमने पत्र लिख दिया, कोई नगर पालिका के अधिकारी को लिख दिया, पुलिस अधिकारी को लिख दिया, है ना, तो ऐसे पत्रों को भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। कोई सड़क, मान लीजिए आपके घर के पास जो सड़क है वो टूटी हुई है, वो खराब है ना, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। इसी प्रकार पानी की व्यवस्था आपके मोहल्ले में सही नहीं है। तो ऐसे बहुत से पत्र जो हम लिखते हैं किसी दूसरे अधिकारी को सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए, वो भी औपचारिक पत्रों में हम उनको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी संपादक के नाम अगर हम पत्र लिखते हैं, है ना, तो वह हम कैसे लिखते हैं? किसी भी सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। अब संपादक किस चीज़ का होगा? किसी अखबार का, मैगजीन का, पत्रिका का। संपादक उस पत्र की सामग्री तथा समस्या की गंभीरता से प्रभावित होकर अपने समाचार पत्र में उसे स्थान देता है। और अगर यह जो पत्र आपने उनको भेजा है वह बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में लिखा हुआ है और उसकी भाषा जो है पठनीय है, तो जो संपादक हैं वो उस पत्र को हूबहू जैसा आपने लिख के भेजा वैसा ही वो वहाँ पर अपने अखबार में या अपनी पत्रिका में छाप देते हैं। तो संपादक को पत्र लिखते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहला क्या आता है कि हमारी भाषा जो है वो सही हो, दूसरा हमारा विषय जो है वो सही हो, ठीक है, तो और तीसरा कि जो भाषा में हमने शब्दों का चयन किया है वो बहुत बड़े क्लिष्ट शब्द ना हो। क्योंकि अखबार बेटे पढ़ने वाले जो लोग हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे
जो भाषा को जोड़ जोड़ के पढ़ते हों, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। कुछ लोगों ने हिंदी तो सीखी है लेकिन अभी इतनी नहीं सीख पाए कि उसको जल्दी जल्दी में पढ़ सकें या उसको तेज़ी से पढ़ सकें। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, मतलब जो संपादक को हम पत्र लिखते हैं या अखबारों में जो चीज़ छपनी है, वो केवल एक व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को ध्यान में रख के नहीं छपती। वह, क्योंकि अखबार प्रत्येक घर में जाएगा, हर घर में अखबार जाता है ना। तो वहाँ पर जो सामग्री का चयन किया जाता है वो उसी सामग्री का चयन किया जाता है जो सर्वहित से संबंधित हो, और दूसरी जहाँ भाषा जो है बिल्कुल सरल और स्पष्ट हो। ठीक है, तो ऐसे पत्रों जो संपादकों को हम लिख करके भेजते हैं, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर के, अखबार के हों या किसी पत्रिका के, किसी मैगजीन के। उसके बाद बेटे बात करते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं जहां हम लेन देन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं किसी दूसरे के साथ, है ना। एक होलसेलर है वो रिटेलर को चिट्ठी लिखता है, एक रिटेलर है वो होलसेलर को चिट्ठी लिखता है ना। विचारों का आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान, अर्थव्यवस्था के लिए आदान प्रदान, पैसों के लेन देन के लिए आदान प्रदान। तो ऐसे सभी पत्र जो इस एजेंडे को मुख्य रख के लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को हम व्यावसायिक पत्रों में शामिल करते हैं, और ये व्यावसायिक पत्र जो हैं औपचारिक पत्र माने जाते हैं। यहाँ भी जो लिखने वाला भाषा का पूरा ध्यान रखता है और विषय का पूरा ध्यान रखता है, विषय को सरल और स्पष्ट लिखता है, और केवल उतनी ही बात लिखता है जितनी बतानी या कहनी आवश्यक है। ठीक है, अब मैंने मान लो किसी से 5 पुस्तकें मंगवानी है ना, तो मैं एक ही विषय लिखूंगा कि मुझे श्रीमान जी या श्रीमती जी महोदय विषय, मुझे ये पुस्तक का नाम, उसके साथ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 5 प्रतियां। 5 प्रतियां का अर्थ इसी पुस्तक की मुझे 5 प्रतियां चाहिए, 5 कॉपीज चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे 5 अलग अलग पुस्तकें चाहिए तो मुझे 5 अलग अलग पुस्तकों के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और हो सके तो उनके साथ, उन पुस्तकों के साथ अगर आपको पता है तो उनके लेखक का नाम भी आप साथ लिख सकते हो। ये ना हो कि मैंने, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक चाहिए। अब हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पुस्तक है वो अनेकों लेखकों ने लिखी हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो बहुत से लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो भेजने वाला है, जो पब्लिशर है, उसके मन में सवाल आएगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक मंगवानी है, किस लेखक के भेजूं? हम अपनी बात स्पष्ट नहीं ना कर पाए, तो बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लेखक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या जिस भी लेखक की आप पुस्तक मंगवाना चाहते हो। तो ये आवश्यक है व्यावसायिक पत्रों में कि आप जो हो, आप कितना सामान मंगवाना चाहते हो, कितनी क्वांटिटी रखना चाहते हो, क्वालिटी कैसी हो, तो हर चीज़ जो है वो बताना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद बेटे बात करते हैं कि व्यावसायिक जो पत्र जिस पर हम बात कर रहे हैं उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, है ना। इस प्रकार के पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक या फर्म का पता लिखा जाता है, और दाईं ओर स्थान व दिनांक लिखा जाता है। फर्म का नाम, पता, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, यह सब कुछ जो है पहले से छपा रहता है, और नहीं भी छपा तो आप लिख सकते हो। संबोधन में महोदय, प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आप इस वीडियो लेक्चर को जब सुन रहे होंगे तो आप अपने इग्नो के नोट्स जो हैं वो सामने रखना, तब आपको वहाँ पर यह पूरा प्रारूप दिया हुआ है जिसे आप यहाँ से सुनते रहना और वहाँ से समझते रहना। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि व्यावसायिक पत्र का ढांचा जो है वो कैसा होता है, कैसे हमने लिखना है, उसका प्रारूप क्या है। ठीक है, तो उसके बाद बेटे
निमंत्रण पत्र आते हैं, बधाई पत्र आते हैं, संवेदना पत्र आते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं, निमंत्रण पत्र में क्या होता है कि मैं किसी को निमंत्रण दे रहा हूँ। मान लो मेरे घर मेरे बेटे की जन्म दिवस मैं मनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, है ना, सबको मैं एक निमंत्रण भेज रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप बहुत बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो निमंत्रण जो है वो छप जाते हैं, मुद्रित हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने शादी करनी है तो शादी के कार्ड हमने छपवा लिए। लेकिन अगर निमंत्रण जो है हम केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम निमंत्रण पत्र जो है वो लिख सकते हैं। इसी के साथ बधाई पत्र। बधाई पत्र हम किसी को कब लिखते हैं? किसी का जन्मदिन है तो उसको बधाई देने के लिए हमने पत्र लिखा, है ना। और किसी की शादी हो गई, किसी की शादी की सालगिरह है तो बधाई देने के लिए हम बधाई पत्र जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह संवेदना पत्र, किसी के दुख में, किसी के संवेदना में शामिल होना, है ना। मेरा परम प्रिय मित्र है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो मैं उसे एक संवेदना पत्र लिखूंगा जिसमें मैं उससे अपना दुख, उसका दुख जो है साझा करूंगा और उसको इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि वह यह जो भाना हो गया है, यह जो कष्ट भगवान ने उनको दे दिया है, इससे वह उभरे और अपने बाकी परिवार का ध्यान रखे। ठीक है। और भगवान जो है वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो ऐसे संवेदना पत्र भी हम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं कि सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं। सरकारी पत्रों में हम किसे शामिल करते हैं? सरकार के किसी भी कार्यालय से जारी किया गया पत्र जो है वह सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए आपने 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, मान लीजिए आपने 6 महीने से पानी का बिल नहीं भरा, तो सरकारी कार्यालय की ओर से, बिजली विभाग की ओर से या नगर निगम की ओर से आपको एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि आपने पिछले 6 महीने से बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा, या आपने पिछले 6 महीने से अपने घर का पानी का बिल जो है नहीं भरा। ठीक है। तो उन पत्रों, वो पत्र जो हैं वो हमें सूचित करते हैं। तो सरकार की तरफ से आया हुआ कोई भी पत्र जो है वो सरकारी पत्र कहलाता है। यह पत्र केंद्रीय या राज्य सरकार, उनसे संबद्ध या अधीन कार्यालयों, आयोगों, अर्ध सरकारी आयोगों, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों आदि द्वारा जारी हो सकता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी आपस में विशिष्ट मामलों में पत्राचार करते हैं। ठीक है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। संसद तथा विधानसभा के सदस्यों को भी सरकारी पत्र जो है वो लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में बेटे उसका प्रारंभ किस प्रकार होता है? उसमें है मुझे निर्देश दिया गया है। ठीक है। आई एम डायरेक्टेड टू से, कि मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि आपने ये काम करना है। ठीक है। या आप इस समय अवधि के अंतर्गत भीतर ही यह काम पूरा करोगे, या आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। ठीक है। तो ऐसी जो है सरकारी पत्रों की शब्दावली रहती है। इसी प्रकार अर्ध सरकारी पत्र है बेटे। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों में आपसी पत्र व्यवहार या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर सुनो, अर्ध सरकारी पत्र जो हैं वह सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार, एक डिपार्टमेंट, एक महकमा, एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र लिख रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र हैं, जहाँ 2 डिपार्टमेंट्स के बीच, 2 विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है। पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है और संबोधन में व्यक्तिगत संस्पर्श होता है। फिर भी ऐसे पत्र सरकारी और औपचारिक ही माने जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से लिखे गए पत्र अधिक प्रभावी होते हैं।
जब किसी अधीनस्थ कार्यालय से अपेक्षित सूचनाएं तत्काल मंगवानी हो, किसी डिपार्टमेंट से, किसी विभाग से हमें कोई सूचना या किसी दूसरे विभाग को कोई सूचना तुरंत चाहिए, तब इस प्रकार के पत्राचार जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र डीओ पत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि अर्ध सरकारी पत्र जो है वो डीओ पत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसका एक छोटा सा सार संक्षेप जो है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हमने ये जाना कि पत्रों के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक पत्र क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया या इस बात पर भी चर्चा की कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, और निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आवेदन पत्र, इन सब को लिखने का क्या प्रारूप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटे। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, जय भारत।